never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। और तरंग प्रकाशिकी में पहला चैप्टर है अपना, पहला टॉपिक है अपना लाइट। लाइट यानी कि प्रकाश। इसकी परिभाषा प्रकाश की ये दी जाती है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आगे बढ़ती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था। उन्होंने 4 समीकरणें इसके बारे में दी थी। उसके बाद में प्रकाश तरंगें होती क्या है, इसके गुण क्या है, ये पढ़ेंगे। तो प्रकाश तरंगें क्या चीज़ है? प्रकाश तरंगें एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ये किस प्रकार की तरंगें हैं वो देखते हैं। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें। तरंगें 2 तरह की होती है, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। तो सबसे पहली बात, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। इसका मतलब EM वेव्स, जो एक प्रकार की ऊर्जा है, EM वेव के रूप में आगे बढ़ती है। दूसरा अपने पास ये अनुप्रस्थ तरंगें, ट्रांसवर्स वेव। अनुप्रस्थ तरंगें 2 तरह की होती है। एक तरंग वो होती है अनुप्रस्थ और एक तरंग होती है अनुदैर्ध्य। अनुप्रस्थ जो होती है वो सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है। सुरंग और गर्त के रूप में ये तरंगें आगे बढ़ती है। सुरंग ये वाला भाग है, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे हम। गर्त ये वाला भाग है। गर्त वाला भाग थोड़ा नीचे की ओर दबा हुआ रहेगा खड्डे की तरह, और सुरंग वाला एक पहाड़ की तरह ऊपर की ओर उभरा हुआ रहेगा। ये है सुरंग। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तरंगदैर्ध्य लैम्बडा कहलाती है, एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी। ये सुरंग का एक साइकिल है। दूसरा साइकिल इस तरह से पूरा होता है। एक सुरंग से एक गर्त के बीच की दूरी भी तरंगदैर्ध्य लैम्बडा कहलाती है। एक गर्त से लेके दूसरे गर्त तक के बीच की दूरी भी लैम्बडा कहलाती है। लैम्बडा को हम तरंगदैर्ध्य कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ, एक सुरंग और एक गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। 2 निकटवर्ती सुरंगों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है, या 2 निकटवर्ती गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तरंगदैर्ध्य मतलब वेवलेंथ। दूसरी होती है अनुदैर्ध्य तरंगें यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। एक सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है। ये पिस्टन है। साइकिल के अंदर जैसे पंप होता है, ऊपर नीचे करते हैं, उसी तरह से ये पिस्टन है। इसको एक झटका दिया तो इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उसके अंदर कंपन उत्पन्न होंगे, और वो कंपन इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जहाँ पे कण पास पास होंगे वो संपीड़न वाले स्थान होंगे, जहाँ पे कण दूर दूर होंगे वो विरलन वाले स्थान होंगे। तो ये संपीड़न है, और ये जहाँ पे कण दूर दूर है विरलन है। संपीड़न और विरलन वाले स्थान हुए। यहाँ पर भी 2 निकटवर्ती संपीड़न के बीच की तरंग दूरी जो होती है वो तरंगदैर्ध्य कहलाती है। 2 निकटवर्ती विरलन के बीच की दूरी होती है वो तरंगदैर्ध्य लैम्बडा कहलाती है। तो हमें पता चला कि अनुप्रस्थ तरंगें सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, और अनुदैर्ध्य तरंगें संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ती है। अनुप्रस्थ तरंगों को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगों को लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। इसके बाद प्रकाश किरणें हमेशा सरल रेखा में गति करती है। प्रकाश किरणें सरल रेखा में गति करती है। ये हमेशा सीधी चलती है। जब इनके मार्ग के अंदर, रास्ते के अंदर कोई बाधा आ जाए तो प्रकाश किरणें रुक जाती है, और उस वस्तु के पीछे, उस बाधा के पीछे उसकी छाया पड़ती है। जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ पे अंधेरा होता है, छाया होती है, शैडो कहते हैं उसको।
और एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड शैडो, मतलब प्रकाश की अनुपस्थिति छाया है। प्रकाश की अनुपस्थिति को ही छाया कहते हैं। प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है और इसे c से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, c प्रकाश का वेग है, मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है, और ये MKS पद्धति में इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब ये प्रकाश किरणें 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तक चल सकती है। निर्वात में इनका वेग सबसे ज़्यादा होता है। माध्यम की सघनता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे प्रकाश का वेग कम होता जाता है। सघनता का मतलब है कि प्रकाश के कण जैसे जैसे पास आते रहते हैं उसके अंदर प्रकाश का वेग ज़्यादा कम होता है। तो हम पदार्थों के बारे में सोचें तो ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर कण जो होते हैं बहुत पास पास में रहते हैं। ठोस पदार्थ में पदार्थ के कण बहुत ही पास पास में होते हैं, इस कारण ठोस पदार्थ ये सघन माध्यम होता है। दूसरी बात द्रव है। द्रव में द्रव के कणों के बीच की दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है और इनके मध्य में रिक्त स्थान होता है, इसलिए ये द्रव है। और गैस के अंदर कणों के बीच की दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है, एक कण से बहुत अधिक दूरी पर दूसरा कण उपस्थित रहता है। तो ठोस पदार्थ वे हैं जिनके अंदर माध्यम के कण बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हो, इनके बीच की दूरियां बहुत ही कम होती हैं, नहीं के बराबर होती है। दूसरा है द्रव। द्रव के अंदर कणों के बीच की दूरियां होती है थोड़ी ज़्यादा। और तीसरा है गैस। गैस के अंदर कणों की दूरियां काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इन तीनों में से अगर बात करें सघन माध्यम कौन सा है, तो सघन माध्यम सबसे ज़्यादा है ठोस, क्योंकि इनके अंदर कणों की दूरियां पास पास। यहाँ पे द्रव उससे कम सघन है और गैस सबसे कम सघन है। जो कम सघन होता है उस माध्यम को विरल कहते हैं और जो ज़्यादा सघन होता है उसे सघन कहते हैं। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का वेग गैस माध्यम में, जो विरल माध्यम है, गैस के अंदर सबसे तेज ज़्यादा होगा, ठोस के अंदर प्रकाश का वेग सबसे कम होगा। इसीलिए कहते हैं सघन माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होता है और विरल माध्यम में सघन माध्यम वेग कम। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V ठोस लेस देन V द्रव लेस देन V गैस। इसका मतलब भी यही है कि ठोस के अंदर प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, द्रव के अंदर उससे ज़्यादा होगा और गैस के अंदर उससे भी ज़्यादा होगा। इस साइड चलें तो प्रकाश का वेग बढ़ता है, प्रकाश का वेग बढ़ता है। अगली बात है इसमें कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण प्रकृति का होता है। न्यूटन ने बोला था कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। इस टॉपिक को हम अगले ही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत। इसके अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार, कणिकावाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश किरणें परावर्तन, अपवर्तन और सरल रेखीय संचरण, इन चीज़ों को कण प्रकृति की सहायता से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। तो कौन कौन से सिद्धांत? परावर्तन, अपवर्तन और सरल रेखीय। सरल रेखीय को संचरण, सरल रेखीय संचरण को हम ऋजु रेखीय संचरण भी कहते हैं। सरल रेखीय संचरण को हम ऋजु रेखीय संचरण भी कहते हैं। तो न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत के अनुसार प्रकाश कण प्रकृति का होता है और कण प्रकृति को, अगर प्रकाश को कण प्रकृति का मान लिया जाए
तो हमें परावर्तन, अपवर्तन और सरल रेखीय गमन के बारे में अपने को पता चल जाता है। अब अगली बात, परावर्तन क्या होता है, शॉर्ट में देखते हैं। परावर्तन एक चमकीली सतह के ऊपर जब प्रकाश किरणें गिरती है तो इसे कहते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और प्रकाश किरणें जब वापस परावर्तित हो जाती है तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और बीच में ये भाग कहलाता है अभिलंब, नॉर्मल, अभिलंब। तो परावर्तन का सिद्धांत कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करेंगे। I इक्वल टू R, कोण I इक्वल टू कोण R, ये है परावर्तन का नियम। अपवर्तन क्या चीज़ है कि पानी है, प्रकाश किरणें आ रही है, इधर हवा है, इधर पानी है, माध्यम बदल गया और माध्यम बदलते ही प्रकाश का वेग कम हो गया। प्रकाश का वेग कम हुआ क्योंकि ये प्रकाश सघन माध्यम में जा रहा है, तो ये अभिलंब के थोड़ा पास आ जाएगा। तो ये कोण I होगा, आपतन कोण, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है और ये अपवर्तन कोण R होगा। आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, और इनमें संबंध होता है म्यू इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R। ये अपवर्तन का नियम है। म्यू को यहाँ पे अपवर्तनांक कहते हैं, साइन I और साइन R का अनुपात जो होता है वो म्यू के बराबर होता है और म्यू एक नियतांक है, कांस्टेंट है। इसमें अगला पॉइंट है हाइगेन। हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। ये भी हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके जस्ट अगले टॉपिक 2 है न्यूटन का कणिकावाद का सिद्धांत और हाइगेन का तरंग सिद्धांत। इस तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। इसके अनुसार, कणिकावाद के सिद्धांत के अनुसार प्रकाश छोटे छोटे कणों के रूप में ऐसे आगे बढ़ता है और तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। तो तरंग सिद्धांत से परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, लेंस सूत्र, आदि चीज़ों को, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनको तरंग सिद्धांत से ही ठीक से समझा जा सकता है। तो हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि न्यूटन इनको कण प्रकृति का मानते हैं और हाइगेन इनको तरंग प्रकृति का मानते हैं। न्यूटन के अनुसार इन घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है कण प्रकृति माने तो, और हाइगेन के अनुसार तरंग प्रकृति माने तो इन घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। तो इसका मतलब प्रकाश को कभी कण प्रकृति का माना गया और कभी तरंग प्रकृति का माना गया। दोनों ही सिद्धांत को मिक्स करके ये बताया गया है कि प्रकाश तरंगें जो होती है वो द्वैत प्रकृति की होती है। उनमें कण प्रकृति के भी गुण पाए जाते हैं और तरंग प्रकृति के भी गुण पाए जाते हैं।